सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज हम वीडियो बनाने लगा हूँ मैं इस पर कि वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और मेरा वीज़ा कैसे आया। सो गाइज पूरा प्रोसेस इसमें बताऊँगा मैं और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे 8 से लेकर 10 पॉइंट हैं। इसके बीच बीच में ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा वीडियो को और छोटी वीडियो ही है। सो गाइस पूरा ज़रूर देखना और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि मुझे इस पॉइंट पे पूरी एक लंबी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना एंड या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर कर देना। स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द फुल वीडियो। सो गाइस पहले पॉइंट के बारे में तो सभी को पता ही होगा जो कि आइल्स है और वो करने के बाद के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ अभी आपको। मैं ज़रूर शेयर करूँगा ये सब चीज़ें। सो गाइज उसके बाद का जो एक पॉइंट है ना वो है कि जैसे आप आइल्स कर लेते हो तो आप जैसे किसी एजेंट के पास जाते हो तो उसको आपको ऑफ़र लेटर मंगवाना होता है उससे किसी भी कॉलेज का। जैसे कि यहाँ पे मेन कॉलेजेस हैं जॉर्ज ब्राउन, सेंटेनियल, फिर लैम्पटन कॉलेज, हम्बर कॉलेज। तो मैक्सिमम बच्चे उसी का ही मंगवाते हैं। जैसे मैं सेंटेनियल कॉलेज का हूँ एंड आ जाता है जैसे। और जो एजेंट वगैरह होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा। लगता इतना कुछ भी टाइम नहीं लगता, वो 1 हफ्ते में या 4-5 दिन में आ जाता है। मेरा तीसरे दिन आ गया था। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका ऑफर लेटर आ जाएगा 3-4 या 1 हफ्ते बाद। उसके बाद आपको जो फ़ीस की पेमेंट है, जो ऑफर लेटर में फ़ीस लिखी होगी, क्योंकि वहाँ पे ड्यू डेट लिखी होती है और ड्यू डेट से पहले आपको कुछ जो पार्ट है ना फ़ीस का वो आपको जमा करवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसको जितना जल्दी आप करवा दोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिल्कुल डेडलाइन पे मत जाना इसलिए क्योंकि दिक्कत होती है फिर बाद में, या कॉलेज मना कर देगा, कुछ भी हो जाएगा ना, तो हमने रिस्क क्यों ही लेना है इस बात पे। सो आप जितना जल्दी हो सकेगा इसको फ़ीस जमा करवा दें। एंड उसके बाद जो मेन फ़ीस है, जैसे कि यहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं मेरे हिसाब से जिनका भी 2+3 है, मतलब 2 साल का कोर्स और 3 साल का वर्क परमिट, उन सब की फ़ीस मेरे हिसाब से $16,000 या $18,000 होगी। मेरी $18,000 है। मेरा जो कोर्स है उसमें मेरी $18,000 है। एंड वो जो फ़ीस होती है 2 सेमेस्टर्स की। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक सेमेस्टर की इतनी ज़्यादा है। एक सेमेस्टर की अराउंड 7 से 9 के बीच में होती है, 7,000 से 9,000 के बीच में। सो एक तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर आप जो मेन फ़ीस है आप वो करवा देते हो और उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद आप GIC कराते हो, क्योंकि एकदम से तो कोई भी नहीं करा सकता। और जो आपकी GIC है वो आपको करानी होती है, जैसे वो उसका एक प्रॉपर अमाउंट है, $10,000 ही सभी को करानी होती है। तो वो GIC करानी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपका आगे का कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो एक इसको भी करवा दें, जल्दी करवा देना। और GIC अगर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो लेट करवा देते हैं ना उसका थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फाइल लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है और तो प्रोसेस होने में भी उसमें टाइम लगेगा। इसलिए जितना जल्दी करवा सकते हो करवा दोगे तो बहुत बेटर रहेगा। एंड उसके बाद ये है कि जैसे ही आपकी GIC हो जाती है आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हो एंड बायोमेट्रिक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो भाई दोनों के दोनों आप करवा लें। जैसे आप मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लोगे वो तो 1-1.5 घंटे की बात होती है, और जैसे बायोमेट्रिक्स तो 2-2.5 मिनट की बात है बस। उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है आजकल कोविड की वजह से, बट उसमें वैसे अंदर जाके कोई भी टाइम नहीं होता, सिर्फ 2-2.5 मिनट की बात होती है। और बायोमेट्रिक्स के एक आपको स्लिप सी देते हैं, वो मिल जाएगी एंड आपके बायोमेट्रिक्स भी हो जाएंगे, मेडिकल भी हो जाएगा। एंड गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इशू होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर कर देना। मैं हेल्प कर दूँगा, मैं हेल्प पूरी कर दूँगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसके बाद जैसे ही आपकी जो कॉलेज की जो पेमेंट होएगी ना, उसकी जब आपके पास कंफर्मेशन आएगी ना, उसके बाद ही आप GIC करवा सकते हो। एंड जब GIC की पेमेंट के बाद आपके पास कंफर्मेशन आती है एक बैंक से ही, जहाँ पे आप GIC करवाओगे, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो बायोमेट्रिक्स के लिए एंड मेडिकल के लिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जो आपकी जो फाइल है ना मेन, वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है।
वो प्रोसेस होने पे टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे की फ़ाइल है। अभी तो वैसे भी जो जैसे जिन्होंने अब मेन टेक में आना है वो पिछले मेन टेक के बच्चे भी नहीं आ रहे अभी तक। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम लग जाए, बट हाँ लग रहा है टाइम। तो जितना जल्दी आप करवा सकते हो उतना ही बढ़िया रहेगा। किसी का इनटेक ना ख़राब हो या डेफ़र करा सकते हो इनटेक तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑनलाइन क्लासेस लगानी होंगी तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी करना होगा वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बीच में कि जो 2+3 है ना, जो 2+3 में जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये है कि 2 साल का आपका कोर्स और 3 साल का आपका वर्क परमिट। तो गाइस सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगता है, यही रहता है सबसे ज़्यादा सही, क्योंकि जो आप 1 साल के कोर्स में आओगे ना उसमें आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली जो मेन फ़ायदा वो इसी का फ़ायदा है कि आप 2 साल पढ़ाई करो और 3 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाए। सो गाइस अगर आओगे तो मेरी जो सलाह है, मेरा जो सजेशन है, मेरा तो यही रहेगा कि आप 2+3 में ही आओ। एंड जो भी जैसे आपकी जैसे फाइल प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद जो मेन प्रोसीजर है उसके बाद का आपका क्या होता है कि अब जैसे AIP आने लग गई है। पहले AIP बंद हो गई थी और जैसे लॉकडाउन के बीच में, और उससे पहले भी AIPs आ रही थी। लॉकडाउन के 2-3 महीने तक AIPs आई हैं। जैसे मेरी पहले AIP आई थी तो उसे AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल कि मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हो, वो इसलिए होती है। और समझ लो कि वो एक तरह का आपका वीज़ा ही होता है। अगर आपको AIP आई है तो उसके बाद रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर आपकी AIP आ गई है तो, या अगर किसी की आने वाली है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा आ जाएगी। और उसकी टेंशन मत लेना, कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं होता है ऐसे वीज़ा में, कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं होगा जब तक आपकी SOP सही नहीं बनेगी। SOP में आपको कहीं भी ये नहीं बताना, जो एजेंट बनाता है SOP, तो हमेशा एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये करना, जब भी एजेंट SOP बनाएगा उसको बोलना कि मुझे वो वाली SOP सेंड कर दे। और SOP में कभी भी ये नहीं लिखा होना चाहिए कि आप कनाडा ही स्टे करोगे, हमेशा कनाडा स्टे नहीं करोगे। उसमें ये होता है कि आपको ये बोलना है कि लिखना ही पड़ता है एक्चुअली कि आप वापस आ जाओगे अपने 2 साल की स्टडी करने के बाद। एंड बाकी सभी को पता ही है कि क्या कैसे होता है, तो पर लिखना यही पड़ता है। तो जो मेन SOP है ना, SOP सबसे ज़्यादा मेन है। और उसके बाद आपके ITR, जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न वाली जो भी है, जो आप रिटर्न्स भरते हो उसकी कॉपी लगती है, उसका या ओरिजिनल जो भी लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स तो ये लगेंगे। एंड आपको कोई फंड शो कराने वाली बात नहीं है क्योंकि ITR बहुत हो जाती है उसमें, क्योंकि ना मैंने कोई फंड शो नहीं कराए, जितने मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी नहीं करवाए हुए। एंड वो भी सभी यहीं पे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फ़ंड शो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना फ़ंड शो कराए भी आ सकते हो यहाँ पे। और ना तो SDS में ना तो नॉन SDS में, सबका प्रोसीजर एक जैसा है और सबको वीज़ा आ जाता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और एक और बात, उसके बाद जो आपका वीज़ा कन्फर्मेशन होएगी ना, वो आपकी जो कन्फर्मेशन है वो आपको आएगी GCK में। आपको जो, अगर आपके पास GCK नहीं है, जैसे कि नहीं होती है, मैक्सिमम एजेंट्स के पास होती है, और जब तक आपके जैसे जो GCK में मेन वीज़ा कन्फर्मेशन आएगी, आपके पास एक मेल आएगी। तब जैसे आपको GCK में वो कन्फर्मेशन भेज देंगे, तब आपको ना एक मेल आएगी आपके ही Gmail अकाउंट पे कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना उस पर ना कोई डिसीजन लिया हुआ है। बस यही लिखा होता है उन्होंने कि कोई डिसीजन लिया हुआ है, आप साइन इन करके देख लो। और जैसे कि मेरी आई थी, मेरा भी ऐसे ही हुआ था। एंड उसके बाद जो GCK की जो GCK में जो आएगा वो आपको पता लग जाएगा, कंफर्म हो गया, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना, सभी के वीज़े लगेंगे, कोई भी, बस वही है कि जो रेयर चांसेस है ना उसकी वजह से हम फिर डरने लग जाते हैं, क्योंकि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, ना इमिग्रेशन पे करते हैं, ना यहाँ पे आके ना हम किसी प्रोसीजर में करेंगे। ठीक है, सारे सही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ सही लगता है। एंड उसके बाद जो मेन दिक्कत है, जैसे आपका वीज़ा हो गया, सब कुछ हो गया, आप टिकट बुक कराते हो एंड आप आते हो यहाँ पे। सो गाइस आना यहाँ पे ये है कि ज़्यादा जल्दी मत आ जाना। जैसे कि ये नहीं है कि आप 2 महीने पहले ही आके यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। आप 1 महीने पहले भी मत आना। जो परफेक्ट डेज है ना 21 दिन के, जब आपकी 21 दिन का पीरियड रह जाए ना आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले,
21 दिन पहले क्लासेस स्टार्ट होने से 21 दिन पहले बस तभी आना। 21, 20, 19, 18 पे भी आ सकते हो आने को। उसके बाद तो आप जब मर्जी जा सकते हो। बस ये नहीं कि 21 से 22 मत करना, 22, 23 भी मत करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो पूछ लेते हैं ऐसे इमिग्रेशन पे ना, पूछ लेते हैं, फिर वो ज़्यादा पूछताछ करते हैं, फिर ऐसे ही दिक्कत हो जाती है। चाहे कुछ भी नहीं करेंगे बट फिर भी अपनी एक सेफ साइड लेके चलना हमेशा। जैसे कि और जैसे मेरा वीज़ा आया था, मेरा तो ये था कि जैसे मैंने आना था यहाँ पे अप्रैल में 2020 में, तो मेरा मई इनटेक था एंड मेरी फाइल प्रोसेस हो रही थी एक्चुअली मार्च, अप्रैल, यस, फरवरी मार्च तक मेरी फाइल एक्चुअली प्रोसेस हो रही थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन सभी को पता है, कोविड, तो मैंने अपना कोर्स डेफर करा लिया सितंबर के लिए। एंड जैसे ही मैंने डेफर कराया ना, तो 12 अगस्त को 12 अगस्त को मेरी AAP आ गई थी। और सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता था कि AAP क्या है। मेरे को नहीं पता था कि ये वीज़ा जैसा ही होता है। और मैं आगे 6-7 महीने और भी आगे, जो जितने भी महीने बचे थे, मैं उसमें भी इतनी टेंशन में ही रहा। मुझे पता ही नहीं था कि AAP क्या होती है, क्या नहीं होती। और ना मैं तब वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, और बनाता तो मैं था ही नहीं बिल्कुल भी। एंड क्या हुआ, फिर AIP आ गई। और उसके बाद ना जैसे कि वेट ही करना पड़ता, आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ी, जो भी था। पर बहुत बुरा टाइम होता है, सभी के साथ अभी हो भी रहा है, मैक्सिमम लोगों के साथ अभी भी हो रहा है। बट क्या करें, उनका IRCC का है ही काम ऐसा कि टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा हैं। एंड जैसे AIP आ गई थी मेरी, वीज़ा कन्फर्मेशन आई रात को 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, 12:01 पे। एंड मुझे नहीं पता, वहाँ पे तो ये लिखा था कि डिसीजन है, और मुझे ये भी नहीं पता कि GC के कैसे साइन इन करनी है। मैं वहाँ पे साइन इन कर रहा था बट हो नहीं रही थी, क्योंकि मुझे उसका ना यूज़र नेम पता था ना पासवर्ड पता था। और उस दिन मैंने अगले दिन देखा तो शायद सैटरडे संडे था, तो वो भी बंद था, एजेंट वगैरह भी, वहाँ पे भी कॉल्स नहीं हो रही थी। तो फिर 1-2 दिन और वेट करना पड़ा, टेंशन में बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या डिसीजन आया होगा। बट फिर मैं उस टाइम पे देखने लगा था वीडियोस की, हाँ जिस की AIP आ जाती है, समझ लो कि आपका अप्रूवल ही है। तो उसके बाद मैंने आगे जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, फिर मैंने टिकट करवाई एंड कॉलेज को मेल डाल दी कि मैं इतने टाइम पे आऊँगा। और गाइज मैं पहले बोल दूँ, अपना एंटरटेनमेंट का सोर्स ज़रूर लेके आना यहाँ पे, जैसे लैपटॉप हो गया, उसके बिना कुछ भी नहीं है। आप कितनी देर फ़ोन चला लोगे। और अगर आपका ब्लूटूथ स्पीकर है तो ज़रूर लेके आना, गाने वाने सुनना, मज़े लेना इन 14 दिन, क्योंकि इसके बाद लाइफ बहुत बिजी है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में इतना ही था। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी इशू होगा तो मैं क्लियर करने के लिए हूँ। आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, _Verma Karmanya 30_ मेरी इंस्टाग्राम की ID है। तो गाइस जैसे पहले भी बड़े लोगों के आ रहे थे DMs, तो मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल वैसे क्वारंटीन में है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।